लोग है वो जेनेटिक कोड है। तो जेनेटिक कोड सिनॉप्सिस देखो, ये बहुत अच्छा सिनॉप्सिस है, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखने, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो बीएससी वाले हो चाहे वो एमएससी वाले हो, अगर इन सिनॉप्सिस को कवर करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम मार्किंग हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिस्कवरी देखेंगे, है ना, फिर जेनेटिक कोड का नेचर क्या होता है, जेनेटिक कोड डिक्शनरी देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पूरे जेनेटिक कोड में। जेनेटिक कोड का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। फिर एक हाइपोथेसिस होता है जिसको अपन बोलते हैं वर्बल हाइपोथेसिस, तो बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट है एप्लीकेशन। तो एक आंसर को कवर करने के लिए अगर हम लोग ऐसे सिनॉप्सिस बनाएंगे तो हमारा जो पूरा नेचर है आंसर का बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग डिस्कवरी देख लेते हैं, है ना, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको दिया था जॉर्ज गैमो ने। जॉर्ज गैमो ने दिया था, कुछ 3 लेटर कोड ऐसा वो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उस 3 लेटर कोड को समझने की कोशिश करेंगे अपन लोग। मैं थोड़ा सा पेंट यूज करने वाला हूँ इसके लिए, और पेंट यूज करने के लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा पेंट हो जाऊँ। तो अपन देख सकते हैं कि भाई सबसे पहले क्या हुआ था, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, ये क्या था, डीएनए, ठीक है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो कन्वर्ट हो रहा था एमआरएनए में, है ना। और एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस का अपन लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस का अपन लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। तो डिटेल में हम लोग कुछ कुछ पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ क्या है, ये असली में आपका ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन देखिए, और इस ट्रांसक्रिप्शन हम लोग बन रहा था प्रोटीन, मतलब हमारा बनता है प्रोटीन, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। डीएनए ने सबसे पहले माध्यम बनाया अपने आप को, अपने डीएनए खुद एक्सप्रेस नहीं होता, इस कारण से एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। और एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, है ना। और वो ये एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है और वो प्रोटीन एक्सप्रेस होता है। इस प्रोसेस का अपन लोग बोल रहे थे ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, और एक बात और कर चुके थे अपन लोग कि डीएनए से लेकर के पूरा प्रोटीन, इस पूरे सीक्वेंस को अपन लोग क्या बोल रहे थे, सेंट्रल डोगमा। इस पूरे प्रोसेस को अपन लोग बोल रहे थे सेंट्रल डोगमा। ठीक है, मतलब डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना, ये पूरे यूनिडायरेक्शनल, इसको अपन क्या बोलेंगे, एक ही साइड चल रहा है ना, यूनिडायरेक्शनल है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्या आरएनए से डीएनए बन सकता है, मैं बोलूँगा कि फिलहाल हाँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोरोना वायरस है। वो कोरोना वायरस क्या है, जो अभी भी वायरस आया वो आरएनए वायरस है। तो आरएनए वायरस क्या करता है, डीएनए में कन्वर्ट करता है अपने रेप्लिकेशन के लिए, और वो एंजाइम यूज़ करता है जिसको अपन लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से आरएनए से डीएनए में कन्वर्जन पॉसिबल है। दूसरी चीज़ कि अगर कोई पूछे कि क्या हम लोग प्रोटीन
का निर्माण एक लैब में कर सकते हैं इन विट्रो मेथड से, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ। तो उसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है जो ऐसा प्रोटीन जो इन विट्रो है, उसको अपन लोग बोलते हैं, जो इन विट्रो है उसको अपन लोग बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन बहुत अच्छा एग्जांपल है जो सिंथेटिक पेप्टाइड को फॉलो कर रहा है। तो इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसको हम लोग इन विट्रो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे इस आरएनए के ऊपर। ठीक है, हमको पता था कि डीएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री बना वो आपका आरएनए था। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार आपको याद दिलाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन की ओर जाऊंगा। तो डीएनए पास हमारे पास 2 स्ट्रैंड थे, है ना, जिससे आरएनए का सिंथेसिस होगा, तो उसको अपन लोग बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, है ना। उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड, LATE, एल है ना ये, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, या फिर इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड, है ना। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड, देखो एक बात और आती है, ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग बात कर चुके थे कि आरएनए का सिंथेसिस 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, ना कि डीएनए का। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आरएनए का सिंथेसिस किस साइड से किस साइड, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन होता है, मैं क्या बोलूँगा कि वो 5' से 3' डायरेक्शन ऑफ आरएनए है। जैसे कि 3' to 5' डायरेक्शन हुआ, इधर से अपने को आरएनए का सिंथेसिस होगा जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, अब हमारे पास आरएनए का, हाँ, आरएनए का सीक्वेंसेस हमारे पास आ गए, कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री होते हुए। ठीक है, तो है ना, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, किसका, टेम्पलेट स्ट्रैंड के। और ऐसा कौन सा स्ट्रैंड है जो इस आरएनए का डीएनए के साथ सेम रहेगा, वो रहेगा आपका इसके 3' to 5' वाले कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के। तो ये वाला जो सीक्वेंस रहेगा ना, वो सेम रहेगा इसके, एक्सेप्ट यूरेसिल, है ना, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल आ जाता है। इस चीज़ को अपने को थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा। अगर आपको 3' to 5' डायरेक्शन में डीएनए दिया हुआ है और बोले जाए कि डीएनए डबल स्ट्रैंड है, तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना के 3' to 5' करना पड़ेगा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना करके 5' to 3' डायरेक्शन में आरएनए बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये एक तरीका होता है, इस कारण से अपन लोग इसको बोलेंगे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, है ना, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अब देखो, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये 2 स्ट्रैंड प्रकार के हो गए। यहाँ पे बेसिस बिल्कुल अच्छे से अरेंज है, मान के चलो AUG अरेंज है ना, U अरेंज है, UG अरेंज है। भाई बेसिस तो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई जो अब सब साइंटिस्ट में क्या लग गया कि भाई 20 अमीनो एसिड है हमारे पास, तो 20 अमीनो एसिड हमारे पास बिल्कुल ही कॉमन है ना, मतलब इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड्स। तो इस अमीनो एसिड्स में हमारे पास कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड है जिसको हम लोग को बाहर से डाइट पे लेना पड़ता है, और दूसरा हमारे पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है ना, जो हमारा बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करता है। तो ऐसे अमीनो एसिड्स जो बॉडी खुद सिंथेसाइज करता है उनको हम लोग नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, ESS, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और दूसरा क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल अमीनो एसिड डील करेगा कि उनको जो बॉडी हमको बाहर से लेना पड़ेगा, और कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स है जो बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले, और इस सब साइंटिस्ट से हमारे पास 20 अमीनो एसिड है, और सबको ये पता था कि यही बेसिस जो है वो प्रोटीन को कोड करेंगे। तो सब साइंटिस्ट ने सोचने लग गया कि भाई हमारे पास टोटल 20 अमीनो एसिड है, तो हमारे पास अवेलेबिलिटी बेसिस की कितनी है, बोले 4, है ना। अगर देखा जाए तो आरएनए में हमारे पास टोटल 4 बेस है ना, 2 प्यूरिन 2 पिरिमिडिन, है ना। इस वजह से मतलब प्यूरिन और पिरिमिडिन, प्यूरिन में 2 और पिरिमिडिन्स में 2। ठीक है, तो क्या 4 अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं?
इस चीज़ को सोचने लगे। तो बोले 4 अमीनो एसिड तो 20 अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 4 भाई 20 की संख्या ज़्यादा है। फिर दूसरा उन्होंने देखा कि क्या ये 4 अमीनो एसिड एक साथ डबल डबल नेचर के हो जाए, कि मतलब ए डबल डबल नेचर के हो जाए, कि एक कॉम्बिनेशन बनते जाए, कि ए और जी का कॉम्बिनेशन बने और वो कुछ अमीनो एसिड्स को कोड करें। ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या करके। तो उन्होंने क्या किया कि 4 का स्क्वायर करके देखा। सीधी सी बात है कि 4 अमीनो एसिड है और वो पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो मैं बोलूँगा कि 4 का स्क्वायर करूँगा तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 16। तो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशंस कितने आ गए? 16। क्या 16 20 को कोड कर सकते हैं? बोले नहीं कोड कर सकते, बिल्कुल ही नहीं कर सकते। इस वजह से अब उन्होंने आगे के सोचा कि क्या 4 अमीनो एसिड्स 3 के कॉम्बिनेशन में या ट्रिपलेट के कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट रहे तो क्या हमारे पास सफिशिएंट बेसिस है या बेसिस कॉम्बिनेशन है जो इन 20 अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं? तो बोले हाँ, क्योंकि 4 का क्यूब हुआ हमारे पास 64 है ना। तो 64 का कॉम्बिनेशन हमारे पास रहेगा तो वो बिल्कुल ही इन 20 अमीनो एसिड आराम से कोड कर सकते हैं। तो एक कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि भाई mRNA में जो बेसिस प्रेजेंट है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। और ये ट्रिपलेट बेस से क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं उन लोग कि भाई जैसे कि ए यू जी का एक कॉम्बिनेशन, यू 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 का कॉम्बिनेशन, यू जी जी का कॉम्बिनेशन, या फिर यू ए जी का कॉम्बिनेशन, है ना। तो यू ए जी का कॉम्बिनेशन, तो ये जो यू ए यू जी है ये 3 बेसिस से मिलके बना हुआ है। इसको अपन लोग बोलेंगे ट्रिपलेट, है ना, क्योंकि 3 है तो ट्रिपलेट बेस है जो एक अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे, है ना। तो एक अमीनो एसिड को ये कोड करेगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये ट्रिपलेट बेस हुआ। और इस ट्रिपलेट बेस को उन्होंने बोल दिया जेनेटिक कोड, क्योंकि आया कहाँ से? डीएनए से। डीएनए ने कोडिंग, डीएनए ने कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनाया और इस एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है। अच्छा, अमीनो एसिड के पीछे हम लोग क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ जा रहेंगे और ये क्या बनाएंगे? प्रोटीन, एक बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल जिसका अपन लोग बोलेंगे प्रोटीन, है ना। तो इन प्रोटीन के तो हम क्या करेंगे? धीरे 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 प्रोटीन सिंथेसिस की ओर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जेनेटिक कोड पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इस कारण से प्रोटीन सिंथेसिस से पहले हमको जेनेटिक कोड पढ़ाया जाता है। और ये प्रोटीन, ये अमीनो एसिड जा करके पॉलीपेप्टाइड्स या पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो प्रोटीन्स बहुत लंबी चेन ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बना रहेगा। तो हमारे पास बहुत सारे पेप्टाइड्स चेन प्रेजेंट, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। इस कारण से प्रोटीन को अपन लोग पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं या पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारे पास पॉलीपेप्टाइड या बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू बना हुआ रहता है। तो जेनेटिक कोड कॉम्बिनेशन इन्होंने ये देखा कि ट्रिपलेट बेस को हम लोग, ट्रिपलेट कोडॉन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जेनेटिक कोड, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी किया था उनकी, उसके प्रेफरेंस आते हैं। तो सबसे पहले इसने ट्राई किया, कौन? कि जॉर्ज गैमो ने सबसे पहले बोला कि 3 लेटर कोड है जो कि सेकंड पॉइंट में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, आप मेरा मार्कर या पॉइंटर देख पा रहे होंगे, तो उसमें 3 डीएनए बेसिस सबसे पहले लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो बेसिस है वो आरएनए बेसिस भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से एक त्रुटि हो चुकी है यहाँ पे। वो 3 बेसिस है जो सबसे पहले क्रिक ने देखा, है ना, बाकी लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है। तो जो फर्स्ट कोडॉन सबसे पहले जो जिसने डिस्कवर किया था वो था नीरनबर्ग और मैथाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कॉलेज से पूछा जाए तो ये फर्स्ट कोडॉन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, बोलेंगे नीरनबर्ग एंड मैथाई ने इन 1961। इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी जेनेटिक कोड्स को देखो, जेनेटिक कोड 64 होंगे हमारे पास। तो एक ही कोडॉन को
डिस्कवर करने से कुछ नहीं होगा। तो बाकी कोडॉन को डिस्कवर किया है एक व्यक्ति ने। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन अगर नहीं होता तो हम लोग जेनेटिक कोड नहीं जाने रहते, और जेनेटिक कोड अपन नहीं जानते रहते तो हम लोग प्रोटीन की तरफ नहीं आ सकते। तो ये बात थोड़ी सी डिस्कवरी की हुई। ठीक है, तो अगर नेचर देखा जाए जेनेटिक कोड का तो हमारी बात हो चुकी है कि 4 अल्फ़ाबेट्स है हमारे पास, एडेनिन, थाइमिन, यूरासिल। थाइमिन में की जगह अगर आरएनए रहेगा तो यूरासिल हो जाएगा, है ना, और ग्वानिन और साइटोसिन, जो कि 20 अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे, और 3 लेटर कोड के लिए इतने डिफरेंट कोडॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, जिसको अपन लोग बोलेंगे 64 कोडॉन्स। ठीक है, तो कुछ कोडॉन्स ऐसे भी रहेंगे, ये कुछ प्रॉपर्टीज है कि वो नॉनसेंस कोडॉन का एक टर्म आगे आएगा, है ना, और रिडंडेंट और डीजेनरेट कोडॉन या डीजेनरेट सी प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, इसको अपन लोग धीरे धीरे आगे देखते जाएंगे। ठीक है, तो इस कोडॉन को करने के लिए देखो एक बहुत बड़ा सा इसका सारा हम, और उस टेबल को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे मैं स्टेप बताते जा रहा हूँ वैसे ही आप डिक्शनरी को बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं डिक्शनरी बनाने की तरफ जाऊँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 3 कॉलम्स बनाऊंगा, है ना। ये मेरा पहला कॉलम हुआ, मतलब एक सेक्शन हुआ, ये मेरा सेकंड सेक्शन हुआ, और ये मेरा थर्ड सेक्शन हुआ। ठीक है, मैं 4 बेसिस को लाइन से लिखूंगा, वैसे यू, चार बेसिस को मैं बिल्कुल ही लाइन से लिखूंगा, जिसमें बोलूंगा एक हो गया यू सी ए जी, फर्स्ट कॉलम में बढ़िया से लिख दिया यू सी ए जी, सेकंड में लिखा यू सी ए जी, बस रिपीट करना है, कुछ नहीं करना है। थर्ड में लिखा यू सी ए जी। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले इस फर्स्ट कॉलम के ऊपर फोकस करूंगा, है ना, इसको मैं फिक्स कर दिया, ऊपर वाले को सबको वेरिएट करने की कोशिश करूंगा। देखो सबसे पहला लेटर, 3 लेटर हुआ ना, तो मैं सबसे पहले सेक्शन से एक लेटर लूंगा जिसको मैं बोलूंगा यू, है ना। सेकंड सेक्शन से मैं सबसे पहला लेटर लूंगा यू, है ना। थर्ड सेक्शन से मैं सबसे पहला लेटर लूंगा क्या, यू। तो ये एक कोडॉन बन गया। अब मैं फर्स्ट सेक्शन के पास फिर जाऊँगा, फर्स्ट सेक्शन पर जाऊँगा, सेकंड जगह मैं लिखूंगा सी, है ना। इसी कॉलम में सेकंड सेक्शन में कौन सा वाला बेस है, बोले यू। इसी कॉलम, इसी रो में थर्ड सेक्शन में कौन सा बेस है, बोले सी, है ना। फर्स्ट सेक्शन में फिर से थर्ड वाले बेस को मैं लिखूंगा ए। इस कॉलम में सेकंड सेक्शन में कौन सा बेस आ रहा है, बोले यू। थर्ड सेक्शन में क्या आ रहा है, बोले ए, है ना। फर्स्ट सेक्शन का अगले बेस की तरफ जाऊंगा, कौन सा आ रहा है, बोले जी। कॉलम में कौन सा आ रहा है, यू, है ना। और ये थर्ड रो में थर्ड सेक्शन का कौन सा आ रहा है बेस, वो होगा जी। तो मैंने फर्स्ट कॉलम बिल्कुल रेडी कर लिया, है ना। तो इस फर्स्ट कॉलम को बिल्कुल ही रेडी कर दिया। ये मैं केवल और केवल एक ही सेक्शन के लिए कर पाया हूँ। तो आप देख सकते हो क्या कि देखो ये जो सेक्शन था, ये मैंने पहला चीज को फिक्स किया, है ना। और यू सी ए जी, आप देख सकते हैं यू सी ए जी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये केवल एक ही सेक्शन के लिए डिसाइड किया गया था। इन थर्ड सेक्शन में जो 3 डैश एंड है, ये पूरा एक सेक्शन रेडी होगा, है ना। अगर मैं पेंट की साइड फिर से आऊँगा, ये पूरा एक सेक्शन रेडी होगा। ठीक है,
ये पूरा थर्ड सेक्शन में पूरा कॉम्बिनेशन बना बना करके मैंने रख दिया यहाँ पे ऐसे। तो अब इस थर्ड सेक्शन का फिर से दूसरा कॉम्बिनेशन बनाऊंगा क्या, मैंने क्या किया एक बार फिर से देखते हैं। ये फर्स्ट सेकेंड, इस सेकेंड सेक्शन यू सी ए जी, वो सिखाने के लिए वजह से था, इसलिए मैंने उसको अलग अलग करके बता दिया आपको, है ना। अब अपन लोग फिर से एक बार पूरे 64 कोडॉन्स को कोड करवाने, तो आप लोग बिल्कुल घर में ट्राई कर सकते हो। देखो थर्ड सेक्शन में क्या करूँगा, यू सी ए जी, है ना। हर एक सेक्शन के लिए मैंने थर्ड सेक्शन में 4 बेसिस का कॉम्बिनेशन बना दिया, जो सबके लिए सेम रहता रहेगा। जैसे कि ये कैसा आएगा, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, ठीक है। तो अब जैसे अपन पहले सीखे थे वैसे ही स्टाइल इसमें भी अपनाना है कि फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, ठीक है। तो पहला मैं उठाऊंगा यू ये थर्ड, ये वाला फर्स्ट, उसके बाद इसका फर्स्ट, और सबसे पहले क्या है इसका रो में यू। अब देखो फर्स्ट फिर मैं उठाया यू, फिर से उठाया, सेकंड वाले को उठाऊंगा क्योंकि सेकंड रो में आ गया, तो यू यू सी हो जाएगा, है ना। तो यू, फिर फर्स्ट उठाया, फिर सेकंड उठाया यू, फिर थर्ड वाला उठाया ए, फिर एक फर्स्ट वाला उठाया यू, फिर फर्स्ट वाला इसको अलग का उठाया यू, इस रो का उठाया जी। तो मैंने इधर 4 बना दिया, है ना। तो ऐसा कर करके आपको सेम ऐसा ही करना, देखें एक करके दिखा देता हूँ। इन चारों में एक एक करके दिखा पाऊंगा तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा। जो फर्स्ट सेक्शन है वो होगा यू, इसका फर्स्ट सेक्शन है यू, देखो थर्ड वाले में ए, बाकी 3 और बना लेंगे आप, है ना। और ये वाला क्या होगा ए, फर्स्ट से उसका यू, और इसका फिर से ये वाला क्या होगा यू। नेक्स्ट फिर 3 और बनाओगे, है ना। उसके बाद फिर इसका जी, ऊपर यू, इधर पे यू, तो ये एक कॉलम बन गया, ठीक है। बाकी 3 और बन जाएंगे वैसे ही सेम, जी रहेगा, यू रहेगा, फिर सेकंड रो में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक पूरा सेक्शन का एक बन गया। फिर मैं दूसरा क्या करूँगा, दूसरे सेक्शन का भी बनाऊँगा। कैसे बनाऊँगा कि फर्स्ट सेक्शन लिया यू, सेकंड वाला फिर से लिया सी, क्योंकि अब सेकंड से चेंज हो चुका है, सेकंड कॉलम में आ गया। फिर फर्स्ट रो में क्या है यू, ठीक है। फिर उसके बाद यू, फिर सी, फिर सी। तो ऐसा करके आप बाकी सब कॉलम्स के आप बनाओगे तो आपके पास 64 कोडॉन्स बिल्कुल इस तरह से रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरह रेडी हो जाएगा। तो ये हमारे पास पूरे 64 कोडॉन्स के लाइब्रेरी मिल गए। तो आपको करना क्या होगा, आपको अमीनो एसिड्स को याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से जेनेटिक कोड्स को ये कोड कर रहे हैं, है ना। तो जैसे कि यू फिनाइलएलानिन, है ना, UUG को कोड कौन करेगा, ल्यूसिन, है ना। पूरे 20 अमीनो एसिड्स यहीं पे आएंगे, है ना। तो CUU, CUC, CUA, CUG, इन तीनों को कोड, इन चारों को कोड करने वाला कौन, ल्यूसिन, है ना। AUU, AUC और AUA इसको कोड करने वाला आइसोल्यूसिन। देखो तो ऐसा करके आपको पूरे अमीनो एसिड्स के कोडिंग को याद रखना पड़ेगा, है ना। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर थ्योरेटिकल एग्जाम के थ्रू आप लोग जा रहे हो तो ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैंने वाइट कलर से बैकग्राउंड रख लिया है। जैसे कि AUG कोड करेगा मिथ्योनिन को, है ना। याद रखने वाली चीज़ें हैं सब। AUG कोड करेगा मिथ्योनिन को, आप याद ये भी रख सकते हैं, यू इसको कोड कर सकता है फिनाइल एलानिन को, है ना। UAA, UAG और UGA, ये 3 कोडॉन्स ऐसे हैं जिनको अपन लोग बोलेंगे स्टॉप कोडॉन्स। तो इस लाइब्रेरी से हमको ध्यान में रखने वाली चीज़ें क्या क्या है, इसको अपन लोग ध्यान रखेंगे। तो मैं बोलूँगा कि UGA और UAA
ये तीनों कोडॉन्स को आपको याद रखना पड़ेगा। इन कोडॉन्स को हम लोग बोलेंगे स्टॉप कोडॉन्स, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी अमीनो एसिड्स को कोड नहीं कर रहे हैं, इस कारण से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये स्टॉप कोडॉन्स है। वहाँ पे लिखा नहीं था डिक्शनरी में। तो दूसरा क्या है, AUG, इसको कौन कोड करने वाला कौन है, मिथियोनिन। तो मिथियोनिन क्या करेगा, AUG को कोड करेगा, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्टार्ट कोडॉन। तो ये पूरा स्टार्ट कोडॉन है। तो उस लाइब्रेरी से इस चीज़ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो AUG जो है वो मिथियोनिन या स्टार्ट कोडॉन्स कहलाएंगे, और ये UAA, UGA और UAG स्टॉप कोडॉन्स कहलाएंगे, ठीक है। आगे तरफ अगर जाऊं, नेक्स्ट देखो, तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। स्पेसिफिसिटी सबसे पहला एक पॉइंट आता है कि जेनेटिक कोड है ना, वो बिल्कुल ही एक स्पेसिफिक है। इसका मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक कोडॉन एक एमिनो एसिड को ही कोड करेगा। देखो एक चीज़ और जान सकते हैं अपन, कैसे, अगर मेरा मूड रहे, किसी दिन फिनाइलिन का मूड खराब हो गया, बोले कि मैं UUA को कोड नहीं करूँगा, मैं चलो या किसी और कोडॉन से AUG को कोड करना चाह रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कोडॉन्स है AUG, है ना, वो मिथियोनिन के द्वारा ही कोड होंगे। ये कैरेक्टर हो गया किसका, स्पेसिफिसिटी का, कि एक स्पेसिफिक कोडॉन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड नहीं कोड करेगा, है ना, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा, एक्सचेंज नहीं हो सकता। इस चीज़ को भी ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन जाते हैं, यूनिवर्सल क्यों, क्योंकि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। चाहे मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूंगा, चाहे मैं यूकैरियोट्स की बात करूंगा, ये एमिनो एसिड्स या ये जेनेटिक कोडॉन जैसे कि AUG, पूरे ऑर्गेनिज्म में AUG मिथ्योनिन को ही कोड कर रहा है ना, तो वो कॉमन है। ऐसा नहीं यू जैसे कि ये यू फिनाइलैलेनिन है, तो ये प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में फिनाइलैलेनिन इन्हीं को ही कोड करेगा। तो यूनिवर्सैलिटी की एक बात हो गया, ठीक है। देखो डीजेनरेसी की एक प्रॉपर्टी आती है, तो डीजेनरेसी प्रॉपर्टी को अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें आप लोग पहला एग्जांपल ले सकते हो कि UUU और UCC, है ना, इन दोनों का एग्जांपल मैं पेंट के सहारे लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि UUU और UUC, देखो एक स्पेसिफिक कोडॉन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। फिनाइलैलेनिन को कोड करेगा। देखो फिनाइलैलेनिन को 1 लेटर कोड के लिए अपन लोग F से डिनोट करते हैं, और ये फिनाइलैलेनिन क्या है, एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है ना, एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड है। तो देखो एक स्पेसिफिक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड के द्वारा कोड कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक अमीनो एसिड 2 कोडॉन्स को कोड कर सकता है ना, जैसे कि UUU का भी फिनाइलैलेनिन कर रहा था और UUC को भी फिनाइलैलेनिन कर रहा था, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को अपन लोग बोलेंगे डीजेनेरेसी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं बोल सकता हूँ कि कभी कभार ICMR के पेपर में या नेट के पेपर में पूछा जाता है, या सेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ICMR का तो फेवरेट था एक समय, ICMR में बहुत सारा क्वेश्चन आता था, है ना। तो ये वीडियो मैं फिलहाल एकदम डिटेल नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ठीक है, मतलब एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि जेनेटिक कोड के बारे में, चाहे वो BSc पढ़ रहे हो चाहे वो MSc पढ़ रहे हो। इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो फिनाइलैलेनिन कोड कर रहा था UUC को, एक अमीनो एसिड 2 कोडॉन को कोड कर सकता
है ना, जैसे कि ल्यूसिन चार कोडॉन्स के लिए कोड कर रहा था, तो इस प्रॉपर्टी को अपन लोग क्या बोलेंगे, डीजेनरेसी। इसमें से एक एग्जांपल ये है कि आर्जिनिन है 6 डिफरेंट कोडॉन्स। अगर मैं आर्जिनिन देखूंगा इसमें, जैसे कि ARG, तो ARG देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिफरेंट कोडॉन्स एक ही अमीनो एसिड्स के द्वारा कोड हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा एक प्रॉपर्टी है कोडॉन एक ट्रिपलेट है ना, तो कोडॉन ट्रिपलेट होने की वजह से अपन, लेकिन हमारे पास 20 अमीनो एसिड है, तो हमारे पास 64 कोडॉन्स है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा कोडॉन्स कितने हैं, ठीक है, 44 है ना। इस कारण से एक कोडॉन सेम अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे प्रेजेंट है, क्योंकि 44 66 में से 20 निपटा दूंगा या काट दूंगा तो 44 बचते हैं, है ना। 64 माइनस 20 से 44 बनेगा, है ना। तो एक कोडॉन को कोड करने के लिए सेम अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडॉन्स हैं हमारे पास जो सेम अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, तो यहाँ से भी वो चीज़ पता चल जाती है। दूसरा क्या कर सकते हैं कि ये नॉन ओवरलैपिंग होता है, जैसे कि पेंट में फिर से आऊँ, फिर वो उस एग्जाम्पल को फिर एक्सप्लेन करूँगा कि ये mRNA हुआ ये, और ये ऐसे ऐसे कोडॉन हुआ, मैं UUA को UU पे लूँगा, है ना, UUA ले लिया मान के चलो, तो सेल क्या करेगा, ऐसे कोडॉन्स को ट्रिपलेट करते जाएगा, है ना, ऐसा ही कंटिन्यूएशन में, ना कि वो ऐसा करेगा कि भाई देखो मैंने इस यू को लिया था तो ये दूसरे वाले यू को बना करके दूसरे कोडॉन के साथ मिक्स कर दो, तो ये नॉन ओवरलैपिंग रहेंगे, ओवरलैप नहीं होंगे। इस प्रॉपर्टी को अपन लोग बोलेंगे कि ये नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन पे है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है कि जैसे कि यू और CU अमीनो एसिड 1 अमीनो एसिड 2, तो ये ओवरलैप होकर के दूसरे अमीनो एसिड कोड नहीं कर सकते। जैसे UU और CUC का एक सेगमेंट लेकर के दो सेगमेंट पहले वाले ट्रिपलेट कोडॉन का लेकर के सेकेंड अमीनो एसिड कोड नहीं कर सकता। इस प्रॉपर्टी को अपन लोग बोलेंगे नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि कोडॉन या कोड है वो कॉमा लेस है ना, इनके बीच में कोई कॉमा नहीं है ना, जैसे कि यू के बाद एक कॉमा डाल दिया जाए तो ये कॉमा लेस है ना, यू कॉमा लेस रहेंगे, इसमें बीच में कॉमा नहीं रहेंगे। ठीक है, बल्कि जेनेटिक कोड को हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि UU-CUC-GUA और -UCC। दूसरा देख सकते हैं अपन लोग, एक प्रॉपर्टी होती है जिसका अपन लोग बोलते हैं नॉन एम्बिग्विटी। तो नॉन एम्बिग्विटी से क्या है कि एक पर्टिकुलर कोडॉन हमेशा ही कोड करेगा सेम अमीनो एसिड के ऊपर, है ना, ये वही वाली प्रॉपर्टी है। नॉन एम्बिग्विटी क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर कोडॉन एक अमीनो एसिड को ही कोड कर पा रहा है ना। इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखने वाले कि भाई एक कोडॉन बहुत से अमीनो एसिड को कोड कर सकता है क्या, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट, ये एक स्टेटमेंट होता है कि एक अमीनो एसिड डिफरेंट कोडॉन्स को कोड कर सकता है क्या, तो बोलोगे हाँ। ठीक है, तो एक कोडॉन दो डिफरेंट अमीनो एसिड्स को कोड नहीं कर सकते, इसको अपन लोग बोलेंगे नॉन एम्बिग्विटी। ठीक है, और स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बारे में बता दिया कि AUG स्टार्ट कोडॉन है, और रेयर केस में GUG। एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि भाई स्टार्ट कोडॉन AUG होता है ना, और क्या GUG भी होता है, तो ऐसे स्टेटमेंट में फंस जाते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे हैं जिसमें से GUG भी ऐसे स्टार्ट कोडॉन्स यूज होते हैं। तो ये वाली बात हो गई, और UAG UAA और UGA ये स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन्स कहलाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और बात आपको याद रखना पड़ेगा कि इस कोडॉन के पास हमेशा ही एक पोलैरिटी होती है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि हमको पता है कि दो डायरेक्शंस हमारे पास है। अगर एक RNA को डिनोट करेंगे तो वो 5' से 3' डायरेक्शन में ही इस जेनेटिक कोडॉन को रीड किया जाएगा। अगर सर ये उल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा, देखते जाओ। तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रोटीन गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं 5' से 3' डायरेक्शन में रीड किया तो आइसोल्यूसिन, वैलिन, सीरीन, ल्यूसिन, थ्रेओनिन इस ट्रिपलेट कोडॉन्स के थ्रू अगर गया, है ना,
तो मेरे को ये ऐसा वाला प्रोटीन मिलेगा जिसमें ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन अगर मैं गलती से 3' to 5 डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में कर दूं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वो ल्यूसीन, एलेनिन, वेलेनिन, थ्रेओनिन, ये जो सीक्वेंस है उसमें डिफरेंस हो जाएगा। इस कारण से इसको रीड करने के लिए दो डिफरेंट प्रोटीन्स हो जाएंगे ना, क्योंकि अमीनो एसिड्स डिफर हो गए। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि हमको रीड कैसे करना है 5' to 3' डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। अगर इट वाज इम्पॉसिबल, तो कई लोग पूछते सारे तो आपने अपने स्लाइड में क्यों रख दिया, तो बोले कि मैं बोलता था कि अगर जेनेटिक कोड नहीं होता तो शायद हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते ही नहीं, है ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस का एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। एक्सप्लेन कर सकते हैं म्यूटेशन में। आप सोच सकते हो कि अगर किसी एक कोडॉन में डिफरेंस हो जाए तो वो डिफरेंट प्रोटीन को कोड करना स्टार्ट कर देगा, मतलब अमीनो एसिड डिफरेंस हो जाए, डिफरेंट हो जाएगा और डिफरेंट प्रोटीन को कोड कर देगा। ठीक है, तो इससे म्यूटेशन होने की तो हम म्यूटेशन को जेनेटिक कोड के अलावा हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और फिर दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि क्या प्रोटीन डिफेक्ट्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना, या जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, या कुछ डायग्नोसिस में। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का किट जो आया हुआ है, तो हो सकता है कि उसमें पूरा कोरोना वायरस के प्रोटीन की स्टडी किया गया होगा, और वो प्रोटीन को स्टडी कैसे किया होगा, इस जेनेटिक कोड के सहारे से। ठीक है, और हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी देख सकते हैं कि भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम जान सकते हैं कि भाई डीएनए का सीक्वेंसेस क्या क्या है, क्योंकि हम लोग को कोडॉन्स, क्योंकि प्रोटीन के सहारे ही हम लोग डीएनए सीक्वेंसेस को भी जान सकते हैं, या फिर अपन लोग जीन थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो इसके कुछ रेफरेंसेस हैं तो आप लोग देख सकते हो। बीडी सिंह मैंने लिया था, है ना, तो कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैश चान की बुक लिया था।